हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। नाउ आज के इस वीडियो में हम एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं 21 अक्टूबर का। इसके लिए विल बी रेफरिंग टू टू डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, दैट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों ही न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द हिंदू, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। फर्स्ट टॉक्स अबाउट द चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ ये जो आर्टिकल है वो चाइना के बारे में बात करता है एज टू किस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना अपने वीटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नाउ देखिए, आपको पता है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके अंदर एक परमानेंट 5 करके ग्रुप होता है, ठीक है, P5 ग्रुप होता है। नाउ इस ग्रुप के पास वीटो पावर्स होते हैं जिसके थ्रू किसी भी प्रपोजल को वो डायरेक्टली वीटो कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में उसको मना कर सकते हैं, मतलब उसको प्रपोज होने से रोक सकते हैं, उसको पास होने से रोक सकते हैं। चाइना लगातार ही ऐसा कर रहा है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर इंडिया किसी टेररिस्ट को एक ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेशन की तरह अपॉइंट कराना चाहता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो इंडिया मसूद अजहर ऐसे करके जो 5 डिफरेंट टेररिस्ट हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कराना चाहता है, लेकिन चाइना हर बार इसे वीटो करके रोक दे रहा है। तो पहला आर्टिकल हम इस बारे में समझेंगे एंड सेकंड आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इट इज अबाउट नॉर्थ इंडिया के जो हमारा जो यहां पर प्रॉब्लम है रिगार्डिंग स्टबल बर्निंग। उसके ऊपर एक यहां पर बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है जहां पर स्टबल बर्निंग का जो रूट कॉज है उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। पिछले 5 से 6 सालों से हम लगातार जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिसी मेकर्स है, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फ्रेम डिफरेंट पॉलिसीज जिसके थ्रू स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही है। एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है स्टबल बर्निंग का, क्यों ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और क्या सॉल्यूशंस हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसके थ्रू स्टबल बर्निंग को हम सॉल्व कर सकें। बिकॉज देखिए, स्टबल बर्निंग कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू अ शॉर्ट टर्म अप्रोच। शॉर्ट टर्म अप्रोच से सॉल्व नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म और एक सस्टेनेबल अप्रोच लेकर चलना होगा। उन दोनों ही अप्रोच को हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट आर्टिकल जहां पर हम चाइना के बारे में बात करने वाले हैं। चाइना किस तरीके से टेररिस्ट का जो डेजिग्नेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे उसको हर बार वीटो कर देता है। Now, first things first, let's understand the context of this news. Context क्या है? देखिए, context ये है कि इंडिया ने रिसेंटली फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी एक टेररिस्ट को फिर से डेजिग्नेट कराने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने एक बार फिर से इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया। Now, इस बार 2 डिफरेंट प्रपोजल्स आए थे। वन वॉज फ्रॉम इंडिया साइड एंड वन वॉज फ्रॉम यूएसए साइड, यूनाइटेड स्टेट के साइड से आया था। नाउ इन दोनों ही कंट्रीज ने, दैट इज इंडिया एंड यूएसए ने, जो लश्कर ए तैयबा है उसके जो डिफरेंट कमांडर्स हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कराने की कोशिश की थी। नाउ यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। देखिए, यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर अलग अलग कमिटीज बनती हैं, तो अलग अलग कमिटीज के अलग अलग काम होते हैं। जैसे एक कमेटी का हेल्थ के ऊपर काम हो सकता है, दूसरी कमेटी का ट्रेड के ऊपर काम हो सकता है, तीसरी कमेटी का पीस के ऊपर काम हो सकता है। सिमिलरली देयर इज अ कमिटी जो कि टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने के ऊपर काम करती है और उसके बाद जो भी उसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं उसके ऊपर काम करती है। नाउ ये जो कमिटी है दिस इज कॉल्ड एज 1267 काउंसिल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो यूनाइटेड नेशन का 1267 काउंसिल है इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू टेररिज्म एंड जो ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं उनसे डील करता है। नाउ इसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 लिस्ट के अंदर इंडिया और यूएसए ने इन प्रपोजल्स को इंक्लूड करने की कोशिश की थी जहां पर 2 डिफरेंट टेररिस्ट को ग्लोबल डेजिग्नेशन दिलाने की कोशिश की थी, बट चाइना ने इन दोनों को ही यहां पर ब्लॉक कर दिया है। नाउ एक चीज आपको समझना है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब चाइना ने हमारे किसी प्रपोजल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो कर दिया है फिर ब्लॉक कर दिया है। जून 2022 तब से लगातार इंडिया और यूएसए दोनों साथ में मिलकर 5 ऐसे प्रपोजल्स ऑलरेडी दे चुके हैं जिसके थ्रू किसी एक पर्सन को ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कराना था, लेकिन चाइना ने एवरी सिंगल टाइम उसको वीटो करके उसको रोक दिया है। नाउ अगर हम लिस्ट देखें कौन कौन से ऐसे टेररिस्ट हैं जिसको एक्चुअली इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर के ग्लोबल टेररिस्ट का डेजिग्नेशन कराना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम है मसूद अजहर का। मसूद अजहर आप जानते हैं जो जैश-ए मोहम्मद नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, उसका हेड है। तो वन इज मसूद अजहर, सेकंड इज मसूद अजहर का जो भाई है, सेकंड उसका नाम है रऊफ असगर, ठीक है, सेकंड ही इज द वन। इसके अलावा देयर आर 2 लीडर्स फ्रॉम लश्कर ए तैयबा, वन इज अब्दुल रहमान मक्की, ठीक है, और सेकंड इज साजिद मीर। ये दोनों जो है वो 26/11 जो इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था, जो ताज होटल अटैक जिसे बोला जाता है, ये दोनों उसके अंदर इन्वॉल्व थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज शाहिद महमूद। ये 5 पर्सन है, मसूद अजहर, रऊफ असगर, अब्दुल रहमान मक्की, साजिद मीर एंड साजिद महमूद। ये 5 ऐसे पर्सन हैं जिसको इंडिया और यूएसए दोनों साथ में मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिलाना चाहते हैं, बट चाइना एवरी सिंगल टाइम इसे ब्लॉक कर दे रहा है। तो आप देखेंगे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, 2009 से लगातार ये ब्लॉकेज का पैटर्न चल रहा है जहां पे चाइना ने हर बार इंडिया के किसी प्रपोजल के ऊपर होल्ड डाल दिया है,
ठीक है। अगर हम टाइमलाइन देखें, टाइमलाइन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आपको समझना है 2009 के अंदर मसूद अजहर को कराने की कोशिश की गई थी बाय इंडिया, बट इट वाज ब्लॉक। सिमिलरली 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, 19 2022 के अंदर लगातार डिफरेंट पर्संस है, अब्दुल रौफ अजगर हो गया, अब्दुल रहमान मक्की हो गया, शाहिद महमूद हो गया, हर एक अलग अलग जो ग्लोबल टेररिस्ट है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट कराने की कोशिश की थी, बट एवरी सिंगल टाइम इट वॉज एक्चुअली ब्लॉक्ड बाय चाइना। ना अभी हम समझेंगे एग्जैक्टली चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, उससे पहले आपको ये चीज समझनी है कि ये जो पांचों ही पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इनके अगेंस्ट जो भी क्राइम्स वगैरह है वो प्रूव नहीं हुए हैं। हर एक पर्सन इंडिया के यूएपीए के अंदर आता है। नाउ देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है टेररिज्म से या फिर टेररिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें जैसे कि नक्सलिज्म वगैरह हो गया, उन सब से डील करता है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, उसे इस लॉ के अंदर डाला जाता है। तो इंडिया ने अपने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इन पांचों ही टेररिस्ट का नाम मेंशन किया हुआ है। नॉट जस्ट इंडिया, यहां तक कि यूएसए नहीं, यानी कि यूएस की जो ट्रेजरी लिस्ट है उसे सिंपल वर्ड्स में एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का लिस्ट बोला जाता है। जो एफबीआई है, उनकी जो पुलिस एजेंसी है, उसका जो लिस्ट है, ट्रेजरी लिस्ट बोलते हैं इसको, उसके अंदर भी उन्होंने टेररिस्ट के नेम्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं। उसके अंदर भी ये पांचों जो टेररिस्ट है वो दोनों, ये पांचों के पांचों मौजूद है। सो इंडिया एंड यूएसए, दो डिफरेंट कंट्रीज सेम पर्सन के नेम एज टेररिस्ट मेंशन कर रही है, बट स्टिल चाइना इज ब्लॉकिंग इट एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, हर एक के अगेंस्ट में देर आर चार्जेस जो कि प्रूव हो चुके हैं पिछले 2 डेकेड्स में, अराउंड 20 सालों में लगातार प्रूव हो गए हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे दीज 5 आर बेसिकली फ्रॉम 2 मेन ग्रुप्स, लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, एंड बोथ दिस आर एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी बैन कर रखा है। इसको ध्यान से समझिए आप इस चीज को। जो ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव ऑलरेडी बीन बैंड अंडर 1267 रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है, बट जो इनके लीडर्स हैं वो अभी तक पूरी तरीके से बैन नहीं हुए हैं। सो इंडिविजुअल बैनिंग अभी तक नहीं हुई है, बट ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑलरेडी बीन बैंड। ठीक है, अब अगर हम इन पांचों की बात करें तो दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन IC-814 हाईजैक। नाउ ये हमारा एक इंडियन एरोप्लेन था जो कि कांधार के पास यहां पर हाईजैक हुआ था। तो IC-814 हाईजैक के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। दिस वाज एक्चुअली डन बाय लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद। इसके अलावा 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, इसके अलावा पठानकोट अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, ये सारे के सारे अटैक्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये पांचों ही पर्संस का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और इंडिया हैज टाइम एंड अगेन एक्चुअली प्रूव्ड दिस थिंग। इंडिया ने लगातार प्रूव किया है इस चीज को कि ये जो पांचों पर्संस हैं ये एक्चुअली ग्लोबल टेररिस्ट कहलाने के लायक है, बट इसके बावजूद चाइना हर बार इसको वीटो कर दे रहा है। नाउ पॉइंट ये है कि चाइना इतनी कंसिस्टेंटली हर बार इसे वीटो क्यों कर रहा है। नाउ इसे इंडिया पॉलिटिकल बायस का नाम देता है। नाउ दिस पॉलिटिकल बायसनेस ऑफ चाइना इज टुवर्ड्स पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को बायस करने के लिए, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना एवरी सिंगल टाइम इसे वो कर दे रहा है, इसे मतलब वीटो कर दे रहा है। ना आपको यहां पर जो लार्जर जियो पॉलिटिक्स है वो समझना है। देखिए, अगर आप मैप को समझेंगे, दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज चाइना। चाइना जो अपना रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका एक मेजर पार्ट पीओके से होकर गुजरता है। पीओके मींस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि कश्मीर का अपर पार्ट है, जिसे इंडिया अपना मानती है बट पाकिस्तान अपना मानता है, और पाकिस्तान ने उसको एक्चुअली अभी राइट नाउ ऑक्यूपाई कर रखा है। तो चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू चाइना सेंट्रल एशिया के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है, इस पर्टिकुलर रोड का एक पार्ट पीओके से होकर गुजरता है। यानी कि चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, चाइना की जो BRI का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पाकिस्तान की अनक्लेम टेरिटरी से होकर गुजरता है। मतलब जो टेक्निकली इंडिया की है, पीओके इज एक्चुअली ऑफ इंडिया, बट पाकिस्तान ने उसको क्लेम कर रखा है, उस पार्ट से निकलता है। तो चाइना उस पर्टिकुलर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एवरी सिंगल टाइम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है। सो इस केस में भी यही हो रहा है, जो पॉलिटिकल बायसनेस है ये एक्चुअली चाइना शो कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, देखिए चाइना यहां पर टेररिस्ट को बचा नहीं रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चाइना यहां पर अपना लार्जर गेम खेल रहा है, जहां पर अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रख रहा है, और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो पाकिस्तान को लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड चाइना हैज एक्चुअली बीन डूइंग सो सिंस 2009 में जब पहली बार इंडिया ने प्रपोजल दिया था मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने का, तब से लगातार इस चीज को कैंसिल किया जा रहा है। नाउ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो एस जयशंकर सर, उनका भी स्टेटमेंट ये है, देखिए जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी नाम की कंसेप्ट होती है। ठीक है, और पॉलिटिक्स के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।
जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं आपको उसको अकाउंटेबल रखना है किसी चीज के लिए। अब देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप डिफेंड करने का मतलब डिफेंड करना स्टार्ट कर दोगे, देन दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। मतलब कि सिंपल, पाकिस्तान और चाइना के बीच अगर अच्छे रिलेशन है भी, इसके बावजूद चाइना को यह डिसाइड करना चाहिए कि क्या उन टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करना सही होगा या फिर नहीं होगा। नाउ इस चीज को ध्यान में रखते हुए एस जयशंकर सर ने यह स्टेटमेंट दिया था। नाउ जो आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर यह बोला जाता है दैट इंडिया के पास टोटल 3 ऑप्शंस है। लेट्स अंडरस्टैंड दोज ऑप्शंस। देखिए 3 क्लियर चॉइसेस हैं। पहला चॉइस ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो एफर्ट लगाती है हर बार कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट पॉलिसी मूव करवाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, लेकिन हर बार चाइना उसको वीटो कर देता है, चाइना उसे ब्लॉक कर देता है, इंडिया इसे छोड़ दे। मतलब इंडिया इस चीज को बार बार मूव करना छोड़ दे और उल्टा मतलब किस चीज के ऊपर काम करे, चाइना को परसुएट करने पे काम करे ताकि वो अपना स्टांस चेंज कर ले और उसकी वीटो पॉलिसी को हर बार वीटो ना करे। पहली चीज तो मतलब कि इंडिया हर बार इस प्रपोजल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मूव करना बंद कर दे। पहली चीज तो ये, और चाइना को परसुएट करने पे काम करे। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि इंडिया लगातार जो भी प्रपोजल्स है उसको लाता रहे, मतलब प्रपोजल्स लाता रहे, और चाइना भले ही हर बार ब्लॉक करता रहे, बट इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा दैट ऑल्दो इंडिया इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू सम गुड, लेकिन चाइना हर बार उसको मना कर दे रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप ध्यान से सोचें तो ये दोनों ही ऑप्शन से इंडिया का काम तो नहीं हो रहा। इंडिया का गोल क्या है, ये जितने भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन दोनों की जितने भी लीडरशिप है उनको ग्लोबल टेररिस्ट की तरह डेजिग्नेट करवाना है। ये इंडिया का मेन काम है। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन से ये वाला काम तो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हर बार तो चाइना यहां पर कहीं ना कहीं वो कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो इंडिया के पास एक थर्ड ऑप्शन है। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन ये है कि डिस्पाइट द ट्रुथ कि चाइना और इंडिया के अंदर कुछ बायलैटरल इश्यूज हैं, बॉर्डर के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर है, इसके अलावा हम एक नया फ्रंट ओपन कर सकते हैं। मतलब इंडिया और चाइना जो है वो बातचीत करने के लिए एक डिप्लोमेटिक चैनल ओपन कर सकती है, जिसके थ्रू चाइना और इंडिया साथ में मिलकर टेररिज्म को खत्म करने के लिए अलग से बात करेगी। मतलब कि अपने बायलैटरल इश्यूज को बीच में ना ला करके सिर्फ टेररिज्म के ऊपर काम करने के लिए एक सेपरेट चैनल ओपन कर सकती है। ठीक है, यह है थर्ड ऑप्शन इंडिया का। नाउ आप ये सोच रहे होंगे दैट दिस इज हाईली अनलाइकली, मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट द पॉइंट इज ऐसा ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। देखिए आपको पता है चाइना राइट नाउ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज FATF के ग्रे लिस्ट के अंदर है। FATF का ग्रे लिस्ट भी कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से होकर ही पास होता है। तो चाइना ने इसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? द पॉइंट इज बिकॉज इंडिया ने 2012 से लेकर के 2015 तक लगातार चाइना को परसुएट किया, बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान का इस लिस्ट के अंदर होना जरूरी है, और फाइनली चाइना मान गया और इंडिया ने सक्सेसफुली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूड करवाया। सिमिलरली 2019 के अंदर जब फाइनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, उस टाइम पे चाइना ने इसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? बिकॉज वंस अगेन इंडिया ने चाइना से बात की, उसके साथ उसको समझाया एज टू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मसूद अजहर बीइंग इन दैट लिस्ट, और उसके बाद चाइना फाइनली मान गया एंड उसके बाद ही उस चीज का जो भी सॉल्यूशन है वो निकल पाया। तो ये आपको शो करता है दैट अगर इंडिया और चाइना साथ में मिलकर एक डिप्लोमेटिक चैनल स्टार्ट करती है, चाइना को समझाने की कोशिश की जाती है, उसे परसुएट किया जाता है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने वाला है, तो यहां पर फिर से इंडिया को अपने सारे ऑप्शंस को यूज करना होगा और चाइना के साथ बातचीत करनी होगी, ताकि वो सारे के सारे लोग जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है जैसे दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान, तो जो बॉर्डर पार से जो टेररिस्ट आते हैं वो अगर अटैक करते हैं, उसके कारण किसी भी पीपल की जो डेथ होती है, जो नुकसान होता है, उन सारे लोगों को जो ऑलरेडी टेररिस्ट का विक्टिम रहे हैं, जो टेररिस्ट के विक्टिम्स रहे हैं, उनको जस्टिस दिलाने के लिए इंडिया और चाइना साथ में मिलकर यहां पर काम कर सकते हैं थ्रू अ सेपरेट चैनल। ठीक है, इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं प्रॉपर्ली दैट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है कि 2009 से आज तक इंडिया उन लोगों को जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उस लिस्ट के अंदर है ना, स्टिल इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू पुट दोज पर्संस इन द लिस्ट। इसलिए इंडिया यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की मांग भी कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग आल्सो। ठीक है, और रिफॉर्म की मांग कर रहा है। इंडिया का यहां पर कहना यह है कि लगातार जो जियो पॉलिटिक्स है वो अब चेंज हो रहा है। इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, दीज आर सम कंट्रीज दैट हैव एक्चुअली रिजन एक्सपोनेंशियली, मतलब इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हुई है। तो आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 के अंदर इन्हें इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते हैं? Why the countries like Russia are there, China is there, USA is there, then why can't India, Brazil, South Africa, these countries cannot be there? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, इसलिए इंडिया ने लगातार यहाँ पर रिफॉर्म्स की मांग की है। अभी अच्छी चीज ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर है
उसकी तरह इंडिया राइट नाउ और इसका चेयरमैन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन है, और अगर रिफॉर्म्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो जल्दी ही इंडिया को एक मौका मिल सकता है परमानेंट मेंबरशिप के अंदर आने का. लेट्स होप दैट दिस हैपेंस एंड इंडिया गेट्स अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. नाउ दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल जिसे हमने प्रॉपर्ली डीप के अंदर डिस्कस किया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहां हम बात करने वाले हैं स्टबल बर्निंग के बारे में. जो नॉर्थ इंडिया है, जो अपर इंडिया है, वहां पर हर साल विंटर्स के अंदर एक बर्निंग इशू आता है. एज यू नो मॉनसून रिसीड कर गया है, यानी कि मॉनसून ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और नॉर्थ इंडिया अब यहां पर एक विंटर की तरफ आ रही है. बट यहां पर जो ऑथर है ही यूजेस अ वर्ड स्मॉगी विंटर. स्मॉगी विंटर का मतलब है ऑल द विंटर तो आएगा बट दिस विल बी फुल ऑफ स्मॉग. नाउ स्मॉग क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. स्मॉग इज इक्वल टू फॉग प्लस स्मोक. देखिए इस चीज को समझिए. एक्चुअली फॉग इज नॉट बैड, फॉग इज गुड. फॉग का मतलब होता है धुंध, सिंपल वर्ड में, ठीक है. तो ठंड के टाइम में धुंध का होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. बट द पॉइंट इज जब इस फॉग के अंदर स्मोक मिल जाता है, स्मोक का मतलब है धुआं, ठीक है. जो देख आप जो ये देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली स्मोक, ठीक है. तो इस फॉग के अंदर जब स्मोक मिल जाता है देन वॉट एवर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ स्मॉग. तब जो फॉर्म होता है उसे स्मॉग कहते हैं. और ये स्मॉग जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, हमारे कार्डियो हेल्थ के लिए यानी कि हार्ट रिलेटेड हेल्थ के लिए, इन सब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. इट इज वेरी वेरी बैड, ठीक है. तो यहां पर कहा जा रहा है कि स्मॉगिंग विंटर हो रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन है स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा होता है. नाउ द पॉइंट इज हर साल की तरह इस साल भी क्या होगा, डिस्कशंस होंगे, डिस्कशंस पैनल्स बैठेंगे, एक्सपर्ट कमिटीज बैठेंगी. बट द पॉइंट इज देखिए हर एक पर्सन डिस्कस करेगा कि क्या पोटेंशियल कॉजेस हैं, क्या कैसे कैसे हम सॉल्यूशंस ला सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर. बट द पॉइंट इज एक बार फिर से जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व इट इन द शॉर्ट टर्म. ऑथर का कहना यह है कि जो स्टबल बर्निंग का इशू है आप इसे शॉर्ट टर्म में सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच यूज करना पड़ेगा. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम इसे प्रॉपर्ली समझेंगे एज टू व्हाट आर द सॉल्यूशंस जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए बहुत सारी स्टडीज हुई है, बहुत सारे सैटेलाइट इमेज के थ्रू बहुत सारी स्टडीज की गई है जहां पर यह पता चला है कि ऑलमोस्ट ऑन एवरी सिंगल डे देयर आर सम और द अदर नंबर ऑफ फायर्स. फायर्स का सीधा सा मतलब है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टबल बर्निंग. अगर आप स्टबल बर्निंग को समझेंगे, स्टबल बर्निंग का सीधा सा मतलब होता है कि समर और विंटर, मतलब कि जो मॉनसून वाला टाइम है दैट इज समर, और जो विंटर है यानी कि जब मॉनसून का खत्म हो जाता है उसके बीच में जो गैप होता है दैट इज वेरी वेरी लेस. तो किसी फार्मर को अगर कोई क्रॉप उगाना हो, जैसे सपोज उसने समर्स के अंदर कोई एक क्रॉप उगा रखा है और इसके बाद में अब विंटर्स के अंदर उसको एक नया क्रॉप उगाना है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है. टाइम पीरियड लेस होने के कारण क्या होता है, या तो वो नेचुरली वेट कर सकता है उस पर्टिकुलर फील्ड के खाली होने का. बिकॉज देखिए अगर एक खेत है, उस खेत में आपने मान लीजिए गेहूं को उगाया था, ठीक है, जैसे सपोज समर्स में गेहूं उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, आपने उसको उगाया हुआ था. नाउ आपने अक्टूबर के स्टार्टिंग के टाइम में क्या किया, सितंबर एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में उसको हार्वेस्ट कर लिया. मतलब कि आपने गेहूं का जो पौधा है उसको आपने काट लिया. अब देखिए एक चीज समझिए, इफ दिस इज सॉइल, ठीक है, अगर ये सॉइल है यहां पर और दिस इज द प्लांट ऑफ जस्ट सपोज वीट, तो जब भी आप वीट का प्लांट अगर आप कटते हुए देखेंगे, इफ यूल सी द थ्रेशर्स, इफ यूल सी द ट्रैक्टर्स, तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे दैट प्लांट पूरी तरीके से नहीं कटता है. प्लांट जो है इतना ही कटता है, मतलब कि इतना पार्ट जो है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, वो अभी भी ग्राउंड के अंदर ही रह जाता है, ठीक है. तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही करता है, सबसे नीचे वाला पार्ट नहीं करता है. अब देखिए एक चीज समझिए, अगर सबसे नीचे वाला पार्ट यानी कि जो रूट है इस पर्टिकुलर प्लांट का, वीट का, अगर वो जमीन के अंदर ही रहेगा तो क्या आप इसके बदले में नई प्लांट उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते, राइट. बिकॉज अभी भी इसका रूट जो है, पुराने प्लांट का जो रूट है अभी भी जमीन के अंदर है, अभी भी फील्ड्स के ऊपर है. देखिए अब जैसे देख सकते हैं ये हार्वेस्ट के बाद की फोटो है, तो आप देख सकते हैं जितने भी आप छोटे छोटे देख रहे हैं ये सबका सब एक्चुअली रूट्स है वीट का, ठीक है. तो इसके कारण क्या होता है, नेक्स्ट क्रॉप जो है दैट इज राइस, जो है राइस को आप उगा नहीं सकते जब तक कि ये सारा का सारा जो जितने भी स्टबल्स बचे हुए हैं, इसे स्टबल्स बोलते हैं, जब तक कि सारा का सारा हट ना जाए. नाउ इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका के लिए फार्मर्स जो है यूज करते हैं स्टबल बर्निंग, मतलब स्टबल को बर्न कर देते हैं. बर्न करने का सीधा सा मतलब है पूरे के पूरे खेत में आग लगा देते हैं और उसको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं. उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा जितना भी स्टबल है वो जल करके यहीं पे छूट जाता है. और छूटने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये मेन्योर और फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है. तो ऑल दो सॉइल की जो हेल्थ होती है वो तो एनरिच हो जाती है, बट जो क्लाइमेट है वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है. बिकॉज जितना भी स्मोक यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो आसपास के सारे रीजन्स को कहीं ना कहीं इनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है. तो यही बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा दैट सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये पता चला है कि ऑलमोस्ट ऑन एवरी सिंगल डे फायर्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, मतलब कि फील्ड्स में आग लगाई जा रही है अभी भी, ठीक है, आग लगाई जा रही है. इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज ऐसी भी हुई हैं कि कितना ज्यादा स्टबल बर्निंग से प्रॉब्लम हो रही है और एयर क्वालिटी जो है लगातार पुअर की तरफ जा रहा है, मतलब एयर क्वालिटी के ऊपर कितना वो हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है. द पॉइंट इज इसके ऊपर लगातार स्टडीज चल रही हैं.
बट अगर आप फार्मर्स के बारे में बात करें तो फार्मर्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देखिए, फार्मर्स का मेन एम क्या है? फार्मर्स का मेन एम है कि एक क्रॉप अगर खत्म हो गई तो उसके बाद सेकंड क्रॉप कितनी जल्दी वो उगा सकते हैं, कितनी जल्दी वो सो कर सकते हैं ताकि टाइम से वो क्रॉप उग जाए। द पॉइंट इज फार्मर डज नॉट केयर्स एज टू कितना पॉल्यूशन वो कॉज कर रहा है, बिकॉज फार्मर्स यहां पर अपना प्रॉफिट देख रहा है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो लार्जर सोसाइटल लेवल पे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो इस चीज के कारण यहां पर हम हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस है दैट विल नॉट बी वर्क, मतलब वो उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। सिमिलरली जो अनसस्टेनेबल सॉल्यूशंस है वो उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लेनी होंगी। बट एक चीज देखिए, आप अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लेने हैं तो सबसे पहले आपको रूट कॉज पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू अटैक ऑन द रूट। जो मेन प्रॉब्लम्स है, राइट, जो उस पर्टिकुलर स्टबल बर्निंग का मेन प्रॉब्लम है उसे आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली स्टबल बर्निंग के रूट कॉजेस क्या है। एक चीज समझिए, 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। मतलब कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल रहा था। शॉर्ट में बोले तो इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी नहीं थी, फूड इनसिक्योरिटी थी। मतलब हर एक पर्सन को प्रॉपर्ली खाना नहीं मिल रहा था। 47 के बाद 1950s के आसपास में इंडिया ने इस चीज को लगातार ऑब्जर्व किया दैट देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली डाइंग ऑफ हंगर। ठीक है, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट गेटिंग फूड टू ईट ऑन अ डेली बेसिस। उनको डेली खाना नहीं मिल रहा है। तो 1960s और 1970s ये दो डेकेड्स ऐसे थे जहां पर इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग अलग स्टेप्स लिए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करो, मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड को यूज करो। आप एक तो था इरिगेशन को यूज करो, ठीक है, और सेकंड थर्ड था कि आप फर्टिलाइजर को यूज करो। इन तीनों की हेल्प से आप अच्छे क्रॉप को उगा सकते हो। समझिए, अच्छी सीड, बहुत सारा पानी एंड बहुत सारा फर्टिलाइजर, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। नाउ जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था इसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट कौन से स्टेट्स थे? इट वाज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ये तीन ऐसे मेन स्टेट्स थे जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले एंड सबसे ज्यादा तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। नाउ इसके कारण जो एग्रीकल्चर था वो तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया और जितना भी हमारी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया और हमारे पास सरप्लस आ गया एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब वी हैड अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। नाउ हमारे पास इतना सारा एग्रीकल्चर आ गया जो कि एक्चुअली फूड्स इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में। अब इसे समझिए, इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहली चीज तो हमने देखा कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दी गई, पैडी का मतलब होता है धान। ठीक है, धान को सिंपल वर्ड्स में बोले तो राइस। ठीक है, और साथ में व्हीट यानी कि गेहूं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को सबसे ज्यादा मतलब इन दोनों के सीड्स दिए गए पहली बात तो 1960s या 1970s में। इसके अलावा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट लाया गया, एमएसपी। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सिंपल वर्ड्स में, अगर एक पर्टिकुलर फार्मर जस्ट सपोज 10 kg ऑफ गेहूं को उगा रहा है और वो मार्केट में उसे बेचने जाता है, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 5 kg ही वो बेच पाता है, तो जो बाकी 5 kg रह गया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी आपके पास बचता है उसे हम खरीद लेंगे। ठीक है, मतलब कि तुम कितना भी उगाओ हम तुम्हें डेफिनेटली खरीद लेंगे और बदले में तुम्हें पैसा देंगे। और पैसा कितना है? दैट विल बी डिसाइडेड थ्रू एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ? देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो सिर्फ और सिर्फ पैडी और व्हीट को लेकर के स्टार्ट किया गया था। मतलब कि कोई भी फार्मर अगर पैडी और व्हीट उगाता है तो उसकी गारंटी है, उसकी श्योरिटी है दैट गवर्नमेंट विल परचेज इट अगर उसके पास ज्यादा बचता है तो। बट कोई और क्रॉप अगर उगाता है तो उसे गवर्नमेंट खरीदने का कोई वादा नहीं करता है। इसके कारण प्रॉब्लम क्या हुआ? क्रॉप डुओपॉली आ गया। डुओपॉली का मतलब है हर एक फार्मर ने बाकी सारे के सारे क्रॉप छोड़ करके सिर्फ पैडी यानी कि राइस एंड व्हीट यानी कि गेहूं इनको उगाना स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ा एम क्या था? इंडिया का एम था, इंडियन गवर्नमेंट का एम था कि पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए हमें कैलोरी इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि जो भी खाना लोग खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरी ज्यादा होनी चाहिए, तभी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ है वो मिलेगी। तो कैलोरी इंटेक के लिए पैडी एंड व्हीट सबसे बेस्ट थे, इसलिए इसको प्रमोट किया गया। साथ ही साथ बाकी जितने भी अर्लियर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स थे, मतलब पहले शुगर केन उगाया जाता था और भी जो वेजिटेबल्स उगाए जाते थे, पहले ये सब उगाए जाते थे। इन सबको छोड़ करके फार्मर्स ने सिर्फ 2 ही क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज व्हीट एंड पैडी। इसके कारण एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए, एक तो ये स्टेप्स लिए गए, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट ने बोला कि अब फार्मिंग को हम और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा हम इसको बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे और फर्टिलाइजर दोनों पे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सा मतलब है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए अगर आपको पहले 100 रुपए लग रहे थे तो गवर्नमेंट ने बोला 100 में से 80 रुपीज गवर्नमेंट देगी, आपको सिर्फ 20 रुपए देने हैं। इसके कारण क्या हुआ? जो फार्मर्स जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे इलेक्ट्रिसिटी को, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पंप्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। पंप का मतलब क्या है? पंप का मतलब है सिंपल इरिगेशन पंप।
इरिगेशन पंप किस तरीके से यूज होता है? देखिए, इरिगेशन पंप काम करता है जब ग्राउंड टेबल के अंदर से, मतलब आप एक ऐसा जो ग्राउंड टेबल होता है, ग्राउंड टेबल के अंदर से आप पानी खींच करके बाहर यूज करते हो, ठीक है, इसे कहते हैं इरिगेशन पंप का यूसेज। नाउ जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो गया तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने पंप का यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग भी अब अफोर्ड कर सकते थे, उसके कारण इरिगेशन और ज्यादा बढ़ गई। इसका लेकिन बैड क्या होगा, फॉलोआउट क्या हुआ? फॉलोआउट ये हुआ कि ग्राउंड टेबल जो वाटर था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया ओवर द इयर्स, लेकिन ऊपर का जो एग्रीकल्चर था वो दैट एक्चुअली स्टार्टेड टू इंक्रीज। इसके अलावा फर्टिलाइजर के ऊपर भी सब्सिडी दी गई, मतलब कि पहले जो फार्मर्स फर्टिलाइजर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको अब लगातार बहुत सारा फर्टिलाइजर सस्ते दामों में मिलने लगा। इसके कारण क्या हुआ, अब हर एक फार्मर ने अपने खेतों के अंदर फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसके कारण जो सॉइल थी, सॉइल की जो अपनी खुद की जो कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आप समझ रहे हैं, आई होप, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी, फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी, इसके अलावा ईज ऑफ एक्सेस फॉर क्रेडिट, मतलब कि गवर्नमेंट ने यहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स बना दिए, नाबार्ड बना दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स बना दिए। इसके थ्रू क्या हुआ, जब ये सब बनाया तो इन बैंक्स के थ्रू जो फार्मर्स थे उनको इजीली लोन मिल जा रहा था। तो लोन मिल रहा था तो उनको इजीली मशीनरी खरीद पा रहे थे, वो सीड खरीद पा रहे थे, वाटर के लिए पंप्स खरीद पा रहे थे, वॉट एवर दे रिक्वायर्ड दे कुड इजीली गेट इट। द पॉइंट वाज, इसके कारण जो डुओपोली थी यानी कि राइस प्लस व्हीट की, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग नाउ। दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमने ऑल्दो पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन को फिनिश करने के लिए अप्रोच तो यूज किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा फॉल आउट ये था कि वाटर टेबल यहाँ पे पूरी तरीके से डिप्लीट हो गया, जैसा हमने बात की इलेक्ट्रिसिटी के कारण। सेकंड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि सॉइल की जो नेचुरल रीजनरेशन का जो मतलब कैपेबिलिटी था, मतलब एक ऐसा सॉइल जो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता था एक क्रॉप के खत्म होने के बाद, वो खत्म हो गई। मतलब अब सॉइल खुद से नेचुरली रीजनरेट नहीं कर रहा था, अब उसको पूरी तरीके से फर्टिलाइजर आपको देना ही पड़ेगा, तभी वो रीजनरेट करेगा, वरना वो रीजनरेट नहीं करेगा। इसके कारण धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। नाउ प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो अब यहां पर हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अब गवर्नमेंट जो पंजाब, हरियाणा, यूपी की गवर्नमेंट जो थी, इन लोगों ने अब ये समझा कि वाटर टेबल तो लगातार डाउन हो रहा है, तो इसलिए वाटर टेबल को फिर से इंप्रूव करने के लिए वाटर कंजर्वेशन के ऊपर लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए। और गवर्नमेंट ने बोला कि आप मॉनसून के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, और जो भी आप सोलर पंप्स वगैरह यूज करते थे, जो आप इलेक्ट्रिसिटी पंप्स वगैरह यूज करते थे, उनका यूसेज कम कर दो, ठीक है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि मॉनसून जो खत्म होता है, मॉनसून के देखिए मॉनसून अगर जब भी खत्म हो रहा है, सितंबर में आप जानते हैं कि आसपास इस बार खत्म हुआ, और नेक्स्ट जो राबी क्रॉप्स है उसको उगाने के लिए आपको अक्टूबर का टाइम ही होता है। सो आप देख सकते हैं मॉनसून के खत्म होने और नेक्स्ट सीजन के स्टार्ट होने के बीच में जो टाइम गैप है, दैट इज वेरी वेरी लेस। नाउ इसी टाइम जो शॉर्टन हो गया, हार्वेस्टिंग सीजन में था बहुत कम हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, बिकॉज पहले तो वो लोग जब चाहते थे तब पानी निकाल लेते थे ग्राउंड टेबल से, लेकिन अब ग्राउंड टेबल का जब यूसेज कम हो गया और मानसून के ऊपर उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ गया, तो मानसून खत्म होना और नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होने के बीच में जो टाइम गैप था, दैट वाज वेरी वेरी लेस। इसके कारण हार्वेस्टिंग सीजन छोटा हो गया, और एक फील्ड खत्म करने के बाद, देखो जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वीट को हटाने के बाद और राइस को उगाने के बीच में जो एक टाइम पीरियड था, दैट एक्चुअली रिड्यूस्ड। इसीलिए वो जो स्टबल्स जो बच जाते थे, मतलब जो सबसे नीचे वाले पार्ट जो रूट बच जाते थे वीट के, उसको क्लियर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बर्न ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भी स्टबल बच गया है उसको बर्न ऑफ कर दो, उसको जला दो। जलाने से क्या होता है, जल्दी से जल्दी वो जितना भी स्टबल था वो सारा क्लियर हो जाता है, एंड द फील्ड गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप के लिए, अगले क्रॉप के लिए फील्ड रेडी हो जाता है। नाउ अगर आप स्टबल बर्निंग को समझे, स्टबल बर्निंग की जो रिपरकशंस है वो एक्चुअली पूरे के पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर शो होते हैं। देखिए ये है पंजाब, ठीक है, दिस इज हरियाणा एज यू कैन सी, ठीक है, सॉरी हाँ, पंजाब हरियाणा, एंड दिस इज एक्चुअली वेस्टर्न यूपी। तो ये वो रीजन है जिस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक्चुअली जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हुआ था। नाउ यहां पर जो स्टेबल बर्निंग होती है, इसका इफेक्ट देखिए इस पूरे रीजन के अंदर आता है, मतलब यहां तक कि बिहार एंड वेस्ट बंगाल तक इसका रीजन आता है, पाकिस्तान तक इसका रीजन जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम एमपी तक इसका रीजन देख सकते हैं, इसका जो इंपैक्ट है वो देख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टेट के आसपास में जो ये स्मोक होता है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, उसके कारण इस पूरे एरिया में जो पॉल्यूशन लेवल है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस। नाउ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का इंपैक्ट कहां पड़ता है, तो आप देखिए दिस इज पंजाब, दिस इज हरियाणा एंड दिस इज वेस्टर्न यूपी, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इस रीजन के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली आप देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, और फिर आप यहां पर देख सकते हैं जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन रीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम होती है, एंड दीज आर द रीजन्स जहां पर एक्चुअली रेस्पिरेटरी इश्यूज, जो कार्डियो इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ये सब एक्चुअली इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो एनसीआर का रीजन जो है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली, गुड़गांव, इन सब रीजन को मिलाकर के एनसीआर बनता है, इस एरिया के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है।
इस चीज को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक डिसाइड किया कि अब से जो भी स्टबल बर्निंग करेगा, मतलब वो सारे के सारे फार्मर्स जो अपने क्रॉप्स को जलाएंगे, उनको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, मतलब उनको क्रिमिनल माना जाएगा। बट ऑब्वियसली आप जानते हैं कि दिस कैन नॉट गो फॉर दैट लॉन्ग, बिकॉज फार्मर्स यहां पर कोई चीज क्रिमिनली नहीं कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग फॉर देयर ओन प्रॉफिट। ठीक है, तो इस चीज के कारण इनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता, तो इस चीज को हटा दिया गया। इसके लिए कुछ न्यू कमिटीज बैठाई गई और उसके थ्रू कुछ न्यू सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की गई। नाउ सॉल्यूशन जो था वो फोकस कर रहा था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस निकले, इन सिटू एंड एक्स सिटू। नाउ पहले डिफरेंस समझते हैं। इन सिटू का मतलब होता है कि जैसे अगर एक पर्टिकुलर फील्ड है तो उसी फील्ड के अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसे कहते हैं इन सिटू सॉल्यूशंस। और एक्स सिटू का मतलब होता है कि बाहर से हम क्या चीजें ला सकते हैं और उसके थ्रू हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक्स सिटू। ठीक है, तो इन सिटू सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बोला गया कि फील्ड के अंदर आप हैप्पी सीडर को यूज करो, बायो डिकम्पोजर्स को यूज करो। सिंपल वर्ड्स में देखें, हैप्पी सीडर एक टाइप का ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर एक ऐसा होता है, लेकिन अगर आप अभी के ट्रैक्टर्स को देखेंगे, जब वो एक पैडी को काटता था, मतलब जब वो धान को काटता था, तो क्या करता था, वो जो सबसे नीचे वाला जो रूट है उसको छोड़ देता था, राइट, यहां से काटता था। लेकिन हैप्पी सीडर्स जो है वो बिल्कुल रूट तक काट सकते हैं। ठीक है, रूट तक काट सकते हैं। सिमिलरली बायोडिकम्पोजर क्या होते हैं, बायोडिकम्पोजर एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जिसे आप पानी के अंदर मिला करके पूरे फील्ड के अंदर स्प्रे कर सकते हो। उसके कारण जो भी चीजें फील्ड के अंदर है वो ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएंगी और अपने आप ही जल जाएंगी। ठीक है, मतलब खत्म हो जाएंगी एंड द फील्ड विल गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। ये दो तरीके होते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें तो हैप्पी सीडर को अगर आप यूज करते भी है तो सबसे नीचे वाला पार्ट तो कट गया, बट कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड रूट है वो तो अभी बचा हुआ है, राइट। सेम काम आपका बायोडिकम्पोजर कर रहा है कि जो अपर पार्ट था वो तो हट गया, लेकिन जो अंदर का रूट है वो तो अभी बचा हुआ है। इसके कारण ये बहुत ज्यादा 100% सक्सेसफुल नहीं है, बट यस उनका सक्सेसफुल मतलब एटलीस्ट पहले से तो ज्यादा बेटर है। और कुछ एक्स C2 सॉल्यूशंस क्या क्या है, देखिए जितने भी स्टबल्स हैं, स्टबल्स को काट करके फ्यूल की तरह यूज किया जाता है बॉयलर्स के अंदर इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर सिंपली जो भी स्टबल्स वगैरह बचते हैं उसको आप सिंपली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो फार्मर्स हैं उनको काट करके कोल के जो जितने भी यूनिट्स होते हैं वहां पर आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बदले में फार्मर्स को कुछ पैसा मिल जाएगा और कोल के साथ जलने के लिए कुछ यहां पर फ्यूल मिल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि इसका कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की गई। बट अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या ये सॉल्यूशंस एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया कि हम कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव देंगे, मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि बर्निंग नहीं करेंगे, मतलब जो स्टबल को बर्न नहीं करेंगे, जो कोल में बेच देंगे, जो बायोडिकम्पोजर्स का यूज करेंगे, हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे। बट फार्मर को इन पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात की होती है कि मेरा फील्ड कितनी जल्दी रेडी हो सकता है। तो इसलिए ये इकोनॉमिक इंसेंटिव वाला बात भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो हम एक चीज जो देखते हैं कि ओवर द इयर्स बहुत सारा पैसा इसके अंदर ऑलरेडी खर्च हुआ है, बट इसके बावजूद कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को नहीं मिला है। द प्रॉब्लम हैज नॉट येट बीन सॉल्व्ड। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो सॉल्यूशंस अभी तक दिए गए थे उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितने भी सॉल्यूशंस है वो सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर है, मतलब शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली एड्रेसिंग द रूट कॉज। रूट कॉज हमने बात क्या की, रूट कॉज हमने बात की कि पैडी और वीट का जो टाइम पीरियड है, मतलब इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इतना कम है कि उसके कारण यहां पर फार्मर्स को फील्ड रेडी करना होता है और उसके कारण लोग अपने स्टबल को बर्न कर देते हैं। तो उसके लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि इस पूरे एरिया जो पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है, इस एरिया में जो एंटायर वैल्यू चेन है एग्रीकल्चर का, उसे चेंज करना होगा। मतलब हमें कुछ अलग से कुछ न्यू क्रॉप्स को लेकर आना होगा, कुछ ऐसे क्रॉप्स को लाना होगा जो कि एक्चुअली हाई यील्डिंग हो, मतलब इक्वली हाई यील्डिंग हो जितना कि पैडी एंड वीट है, जिसकी डिमांड हो उस रीजन के अंदर, जो एग्रो इकोलॉजिकली सुटेबल हो, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहां पर वो चीजें ला सकते हैं। मतलब आप सिंपली पैडी को उगाइए, बट जब आप वीट को उगाने जाते हैं, सॉरी आप वीट को उगाइए, बट जब आप पैडी को उगाने जाते हैं तो पैडी के अलावा कुछ और उगाइए, मतलब धान मत उगाइए, कुछ और उगाइए। यू कैन स्विच द क्रॉप्स, आप क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा क्रॉप्स लेकर आइए जो बेटर हो, जो पैडी से बेटर कैलोरी इनटेक्स प्रोवाइड करे, जो बेटर तरीके से इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो। इन तरीकों से एक्चुअली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस टाइम पीरियड को सॉल्व कर सके, मतलब ये जो टाइम पीरियड जो कम ले रहा है, अगर हम इसे सॉल्व कर सके तो हम ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो फार्मर्स को पार्टनर्स की तरह ट्रीट करे, उसे परपिटेटर्स की तरह ट्रीट मत करे। परपिटेटर्स का मतलब होता है समवन हु इज एन एनिमी, जो दुश्मन होता है उसे कहते हैं परपिटेटर। तो पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने उसे क्रिमिनलाइज कर दिया था कि कोई भी पर्सन जो स्टबल्स को जलाएगा वो क्रिमिनल होगा। ना, ये तो ऑब्वियसली सही नहीं होगा, राइट। तो फार्मर्स को हमें यहाँ पार्टनर की तरह ट्रीट करना है, बिकॉज फार्मर जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर द प्रॉफिट। और कौन सा फार्मर अपने खुद की प्रॉफिट नहीं चाहता है, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। और सॉल्यूशन बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को यहां पर ध्यान दिया जाए। इसका मतलब है हमें इस चीज को समझना होगा कि जब भी हम पैडी को उगाते हैं, जब धान को उगाते हैं, तो वो सिर्फ एक क्रॉप नहीं होता है। इसके साथ में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं,
न्यूट्रिशन, वाटर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एवरी सिंगल थिंग यहाँ पर मतलब इंटरलिंक्ड है। मतलब एक चीज को हटाने का मतलब है कि आप बाकी सारी चीजों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो। मतलब अगर आप देखिए, अगर स्टबल बर्निंग हो रही है तो उसका सिर्फ एक इंपैक्ट नहीं है कि वो स्टबल बर्न हो रहा है, उसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होते हैं, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है, देखिए स्टबल बर्निंग का सबसे इमीडिएट इंपैक्ट क्या है, ऑब्वियसली जो फील्ड होगा इट विल गेट क्लियर्ड, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है कि बहुत सारा यहां पर आसपास में स्मोक बन जाएगा, वो क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट है। स्मोक बनने के कारण क्या होगा, स्मॉग बनेगा, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। इसके कारण क्या होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगी, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। तो आपको सिर्फ इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं देखना है, इमीडिएट जो चीजें हैं वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखना है, आपको सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर मतलब देखने हैं कि एग्जैक्टली ये चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, राइट। अगर आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट देखते हैं तब आप जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ इंटरसेक्टोरल पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, मतलब कि हम यहां पर एग्रीकल्चर को बाकी चीजों से हटा नहीं सकते। हमें यहां पर वाटर के साथ मिलकर के, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के तब एक सिंगल सॉल्यूशन निकालना होगा ताकि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके, और लॉन्ग टर्म को ध्यान रखने के बाद ही हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर निकालना होगा। यहां पर ऑथर बताते हैं दैट एक ट्रांजिशन करना होगा, ट्रांजिशन ऐसा जो कि लास्ट टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन में 1960s के आसपास देखा गया था, ऐसा ट्रांजिशन लाना होगा। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का जो कंसेप्ट है, 2.0 का जो कंसेप्ट है, दैट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का आप कंसेप्ट यहां पर ला सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, और यहां पर आप कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के रीजन्स में जो भी क्रॉप का रेसिड्यू है, जो क्रॉप के स्टबल्स हैं, उसको बर्न करने से रोक सके। इसके लिए ट्रांजिशन को कॉम्प्लेक्स ना बना करके, कॉम्प्लेक्सिटी को हटा करके कुछ सिमिलर कंडीशंस को देना होगा। मतलब ऐसे कंडीशंस देने होंगे जो कि इजीली पैडी को रिप्लेस कर सके, ऐसे क्रॉप्स के साथ जो कि हाईली न्यूट्रिशियस हो, हाईली इन डिमांड हो, और उससे कोई बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना पड़े, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी हैव टू अप्रोच इन लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी ऐसी चीज जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम कॉज कर रही है लॉन्ग टर्म से, उसका कोई शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके लिए हमेशा जो सॉल्यूशंस होंगे दैट विल बी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। शॉर्ट टर्म अप्रोच ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म में आपको इसको टेक्निक को यूज करते रहना है, लेकिन आपको जो पॉलिसी मेकिंग करनी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अप्रोचेस। Now these were the two articles जो आज हमने डिस्कस की। I have tried to cover almost every single aspect जो इन आर्टिकल्स के अंदर इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन them in comment boxes. I'll try to reply them as soon as possible. And thank you so much for listening to this video.